नमस्कार, सम्यक की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। तो चलिए, आप करंट अफेयर्स लेकर हम आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, है ना? जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। प्ले विद सागर, गुड मॉर्निंग। पंकज जी गुड मॉर्निंग, संजय गुड मॉर्निंग, खुशबू गुड मॉर्निंग, लखन जी गुड मॉर्निंग, गिरधारी जी गुड मॉर्निंग। चलिए, आज की क्लास शुरू हो गई है। कल हमने राजस्थान की समसामयिकी देखी थी, कुछ टॉपिक और थीम वाइज हमने चीजें देखी थी। आज हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य है वो देखेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी लेकर आ गए हैं हम आपके सामने। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस, आई होप कि आपको कल की क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी और चीजें समझ में आ रही होंगी कि पढ़ने से कुछ ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो है उसका अभ्यास करना, उसकी प्रैक्टिस करना, है ना? बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको लग रहा था हमने तो पढ़े हुए हैं, लेकिन हम फिर भी उसका सही आंसर नहीं कर पा रहे थे। तो बस उसी चीज़ को सुधारना है, उसी चीज़ पे काम करना है। डेली हम आपके सामने करंट अफेयर्स लेकर आएँगे सुबह 8:30 बजे। चलिए, शिवांश जी, योगेश जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से, अभी आए नहीं हैं। शेयर कर दीजिए योगेश जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की, उसके बाद हम बात करेंगे अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी, उसके बाद युद्धाभ्यास देखेंगे, खेल देखेंगे, पुरस्कार एवं सम्मान। यहाँ से आपको पता है करंट अफेयर्स में यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन जो हैं बनते हैं। तो आप सब लोग तैयार हैं? जरा थम्स अप कर दीजिए। सब लोग तैयार हैं क्या? सब लोग तैयार हैं, रेडी हैं आज की एमसीक्यूज की क्लास के लिए? विनीत जी, जयंती जी, सबको गुड मॉर्निंग। बहुत सारा क्लास शेयर करिए प्लीज, अपना स्टेटस लगा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो हमसे जुड़ जाइए। संदीप जी हेलो, जुलाई से बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करिए। आरएस प्रीलिम्स में जो 2 फरवरी 2025 को होने वाला है, उसमें लगभग 1 साल का करंट अफेयर आएगा। कोशिश हमारी है कि हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों का तो हम बहुत जबरदस्त तरीके से, कुछ भी चीज नहीं रहेगी। उसके बाद जो और पिछले वाले 6-7 महीने, क्योंकि लगभग साल भर का करंट अफेयर हम पढ़ते हैं, उनका भी हम करंट अफेयर यहाँ पर करा देंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। संजय जी, सुनील जी, लखन जी, यस, और भी लोग जुड़ जाइए। बहुत कम लोग आए हैं अभी, जुड़िए। चलिए, तो डर वर तो नहीं लग रहा ना परीक्षा का? डर वर तो नहीं लग रहा कि भाई एग्जाम आ गया? तो क्यों डरे कि क्या होगा? क्यों डरे कि क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो खुदा होगा, नहीं तो तजुर्बा होगा। कुछ तो होगा कि हमने पेपर दे के देखा है, हम पेपर में बैठे हैं ना। तो डरना नहीं है। क्यों डरे? क्यों डरे कि क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से। भारत के प्रतिभाशाली युवाओं को कुछ समय के लिए देश में काम करने की अनुमति देने हेतु मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम यानी मेट्स किस देश के द्वारा शुरू की गई है? बड़ी इंपॉर्टेंट सी है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में। बिल्कुल 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 संदीप जी, इंटरनेशनल होगा, नेशनल होगा और राजस्थान, सारा करंट अफेयर होगा। चलिए चलिए, जवाब दीजिए, जवाब आनी चाहिए मेरे पास। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूनाइटेड किंगडम? हाँ जी, क्या है सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया, है ना? ये मैं कह रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में से हो जाता है। गिरधारी जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश बन गया है। अब इसमें 2-3 शर्तें हैं। एक शर्त उन्होंने लिखी है, अच्छा आयु से लेकर भी क्वेश्चन आ सकता है ना? कि भाई इसके अंतर्गत जो पहली शर्त है वो क्या है? उसकी आयु 30 वर्ष या उससे कम की होनी चाहिए। 30 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं और लोग जुड़िए फटाफट से। तो ऑस्ट्रेलिया अनाउंस्ड मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल। अर्ली प्रोफेशनल से आप समझ लो, इसका मतलब है कि 30 साल या उससे कम वाले, ठीक है? हाँ जी मधु जी, बिल्कुल अनाउंस्ड फॉर इंडिया। तो मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम लाई गई है। मेट्स किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है? इसके लिए कुछ समय के लिए वो देश में काम कर सकते हैं। ये MMPA जो आपका माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, मैंने कहा माइग्रेशन, है ना, एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है, उसके तहत मेट्स की स्थापना की गई है। मेट्स उन भारतीय नागरिकों के लिए खुला है जो आवेदन के समय 30 वर्ष या उससे कम आयु के हैं। ये याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ये किसके लिए लाया गया है? मैं फिर बता रही हूँ, ये लाया गया है आपका माइग्रेशन, है ना, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, है ना?
एग्रीमेंट के तहत लाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ये 2-3 चीजें यहाँ से, और अगर फैक्ट बनेगा, क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बन सकता है। और शेयर कीजिए क्लास को। देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आपके लवदीप जी, आफ्ताब जी, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर सकते हैं क्लास को ज्यादा से ज्यादा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, ये भी इंटरनेशनल परिदृश्य में ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि 7वीं असेंबली हुई है अभी, जो कि 2024 से 26 के लिए हुई है। उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर दीजिए, उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? फ्रांस को, भारत को, जर्मनी को या ऑस्ट्रेलिया को? फ्रांस को, भारत को या जर्मनी को या फिर ऑस्ट्रेलिया को? सही आंसर क्या है इसका? देखो ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, भारत की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका इसमें है। सही आंसर क्या है इसका? भारत। यस, तो इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है 2 साल के लिए भारत को, और इसके उपाध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है वो किसको? फ्रांस को। और वैसे भी आपको पता है कि ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो भारत और फ्रांस के द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। और आपको पता होना चाहिए कि इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है ना? कहाँ पर है इसका मुख्यालय? गुरुग्राम, हरियाणा में इसका मुख्यालय है। तो ये आपके लिए, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कथन में आ सकते हैं और किसी भी तरीके से आ सकते हैं। फटाफट से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा करंट अफेयर ये आपके लिए है। ठीक है, मधु ने दिया है बी, संजय ने बी, गिरधारी जी ने बिल्कुल, अब सब लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये। ठीक है, इसकी 7th सेशन हुआ है, 3 से 6 नवंबर को हुआ है। भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। भारत मंडपम के बारे में हम बात करें तो आपको पता है कि एग्जीबिशन सेंटर की तरह, जहाँ पर बहुत सारे मेले इत्यादि होते हैं, बहुत सारी और जो है बहुत सारे अन्य प्रोग्राम भी यहाँ पर होते हैं। और इसी की तर्ज पर राजस्थान में राजस्थान मंडपम बनाने की बात कही गई है, और राजस्थान में भी राजस्थान मंडपम बनने वाला है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी 100 अच्छा, इसका जो 103 तो इसमें सदस्य देश हैं, उसके बाद अन्य 17 हस्ताक्षरकर्ता देश भी हैं। तो 103वां सदस्य देश कौन सा था इसका बताइए? 103वां सदस्य देश जो था वो इसके अंतर्गत कौन सा था बताओ फटाफट। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें, इससे जो भी मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यदि ISA से, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आपको रुकना नहीं है। ठीक है, भारत को 2024 से 26 के लिए निर्विरोध चुना गया है अध्यक्ष के रूप में। फ्रांस को सह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो हमने कहा ना, तो इसको उपाध्यक्ष नहीं तो सह अध्यक्ष बोल सकते हैं। उपाध्यक्ष मत बोलिए, सह अध्यक्ष बोल दीजिए, वो भी आपका क्या है, एक तरीके से सही है। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था ये। 103 इसके सदस्य देश हैं, 17 हस्ताक्षरकर्ता, इस तरीके से 120 है। सीरिया को 103वां देश जो है वो बनाया गया है इसका, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस को 4 क्षेत्रीय समूहों में भी विभाजित किया गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अफ्रीका, एशिया प्रशांत, यूरोप और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के रूप में। ठीक है, तो अफ्रीका हो गया, एशिया प्रशांत हो गया, यूरोप हो गया और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन हो गया। इसमें से 2-3 चीजें और आपको देखनी है। नहीं, विष्णु सिंह हाड़ा, गुड मॉर्निंग, है ना। अब इसमें जो आपको देखना है, देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस है क्या, आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और फ्रांस के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उन्होंने 30 नवंबर 2015 को जो संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन था उस पेरिस के दौरान ISA की स्थापना की बात कही थी। इसके अगर मुख्यालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय कहां पर है? पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, गुड़गांव हरियाणा जिसे बोलते हैं उसमें है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में इसके जो सदस्य देश हैं कितने हैं? 103 सदस्य देश हैं और 17 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। मुकेश जी गुड मॉर्निंग, कविशा जी, है ना, गुड मॉर्निंग। इसमें थोड़ा सा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा वो हो रहा है तो आपको देखना है, यहाँ पर 103 है ना। वैसे 100 + 17 बराबर 120 है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कर्क और मकर रेखा के मध्य आंशिक या पूर्ण रूप से अवस्थित सौर संसाधन संपन्न देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। अच्छा, ये जो आपका है ना, ये कथन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखो सीधा सा सिंपल सा हम यदि देखें, सिंपल सा ये कि ISA क्या है भैया। फ्रांस ने और भारत ने मिलके ये कहा, फ्रांस के राष्ट्रपति मिले, भारत के प्रधानमंत्री मिले, उन्होंने कहा हमारे यहाँ बहुत परेशानी है, बहुत गर्मी वर्मी बहुत है और जलवायु सम्मेलन था चूंकि, तो उन्होंने बोला जलवायु को सही करने के लिए हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, हम एक अलायंस बनाते हैं
जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस होगा। और इसमें क्या, कर्क रेखा और मध्य रेखा के बीच जो देश आ रहे हैं, जिन देशों पर सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा, मतलब सूर्य बहुत ज़्यादा दिन जहाँ पर दिखता है, जहाँ पर सोलर से बिजली बनाने या सोलर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, चलो वो लोग मिलके जो है एक अलायंस बना लेंगे और ये जलवायु जो परिवर्तन की समस्या है उसको खत्म करेंगे। तो मोदी जी ने कहा भैया सुझाव तो मैंने दिया है, तो मुख्यालय भी क्या होगा, हमारे यहाँ भी होना चाहिए, हमारे यहाँ ही होना चाहिए। सब मोदी जी उन्होंने बोल दिया तो बनाना ही था। तो पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय भारत में है। बाकी का हम पढ़ते हैं ना, किसी का मुख्यालय जकार्ता में है, किसी का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, किसी का मुख्यालय जो है पेरिस में है, लेकिन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसमें लगभग 103 देश जो हैं, मतलब 103 देश और प्लस 17 हस्ताक्षरकर्ता देश इसके मेंबर हैं, टोटल 120 देश हैं। और वो 120 देशों के लिए मुख्यालय कहाँ पर है, भारत में। कहाँ पर, गुरुग्राम में, हरियाणा में। इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे ही रटना है। तो इसमें कुछ भी अगर आ जाए आईएसए से, अभी इसका अध्यक्ष कौन कौन, भारत। इसका सह अध्यक्ष कौन, फ्रांस। ठीक है, चलो कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। कब तक के लिए, 24 से 26 के लिए। सिंपल। चलो चेतन सेन, गुड मॉर्निंग। विनीत, सनशाइनिंग कंट्रीज, यस बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। रिंकू चौधरी, जेल प्रहरी के लिए भी बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। चलो एक और क्वेश्चन, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। 12वें विश्व शहरी मंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। विश्व शहरी मंच 12वां, उसके संबंध में इसका आयोजन मिस्र की राजधानी काहिरा में किया गया था। इसकी थीम एट ऑल स्टार्ट्स एट होम थी। एट ऑल स्टार्ट्स एट होम थी। यह संयुक्त राष्ट्रीय मानवस्ती कार्यक्रम द्वारा आयोजित किया गया था। बताइए क्या होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विश्व, आपको पता है कि आपकी जो सिलेबस है आरएस प्रीलिम्स का, उस सिलेबस में आपका शहरीकरण भी दिया हुआ है, तो शहरीकरण से लेकर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हाँ, 12वीं विश्व शहरी मंच के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बिल्कुल तीनों ही कथन इसमें सही है। इसका आयोजन मिस्र की राजधानी काहिरा में हुआ, बिल्कुल सही। इसकी थीम एट ऑल स्टार्ट्स एट होम है, और ये कार्यक्रम जो है वो यूएन का जो हैबिटेट है उसके द्वारा ये आयोजित किया गया था। तो इसके तीनों ही कथन क्या है, एकदम सही हैं। देखिए, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट क्रिएटिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, वर्ल्ड अर्बन फोरम, इसका 12th सेशन हुआ इजिप्ट मिस्र में, कायरो में 4 से 8 नवंबर 2024 को हुआ, जिसे काहिरा हम बोलते हैं। ठीक है, इसकी थीम थी एट ऑल स्टार्ट्स एट होम। ठीक है, एट ऑल स्टार्ट्स एट होम, इसकी जो है वो थीम यहाँ पर थी। उसके बाद यूएन की मानवस्ती कार्यक्रम द्वारा इसे बुलाया गया और इसकी स्थापना 2001 में यूएन के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलो अब जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, आंसर कर दी। ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, है ना। तो डी जिन्होंने आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है। अच्छा, देख के बोलते हो आप ऐसे। अब हम बात करेंगे अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी। यहाँ से भी कम से कम 3 क्वेश्चन आपके आते हैं। इंटरनेशनल अगर बात करूँ तो 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो हम थीम वाइज ले रहे हैं। नवंबर में जो भी अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी में जो भी काम हुए होंगे उनके बारे में जो है वो हम अब चर्चा करेंगे। तो तैयार हैं आप? कौन कौन है जो साइंस का स्टूडेंट है, जिसको बड़ा मजा आता है साइंस पढ़ने में, और ये तो साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस हैं, तो ये तो आपको पढ़ने ही है ना। इवन क्लास स्टार्ट्स एट होम, ओके, ठीक है। चलो बताओ कौन कौन जो है वो साइंस का स्टूडेंट है, जिसको ये साइंस एंड टेक पढ़ने में बड़ा मजा आने वाला है। अनीता, गुड मॉर्निंग। चलो, लिग्नोसेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है लिग्नोसेट। बड़ा एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। लिग्नोसेट दुनिया का पहला लकड़ी से बना सैटेलाइट है। लिग्नोसेट, इसे 5 नवंबर को जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था। तीसरा, इस सैटेलाइट का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में प्रदूषण से बचाने हेतु विघटनीय उत्पादों का परीक्षण करना है। हाँ जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, फटाफट जवाब लेकर आइए, जवाब दीजिए, है ना। जवाब देना है, ऐसे रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, जवाब देना है। विनीत ने कहा है आई एम फ्रॉम पीसीपी, बहुत बढ़िया। लखन जी ने, ओके, आप भी साइंस से हैं, ओके। लवदीप जी साइंस से हैं। रतन कुमार जी 1 2 3, यस। सी दे रहे हैं 1 2, अच्छा आप दे रहे हैं सी, ओके। मुकेश जी दे रहे हैं सी,
ठीक है, योगेश ने बताया सी, विनीत ने सही बता दिया भाई डी, गिरधारी जी ने भी सही बताया 1 2 3। देखो बिल्कुल सही है, जो आपका लिग्नोसैट है ना वो लकड़ी से बना पहला सैटेलाइट है और ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो अंतरिक्ष में प्रदूषण जो हो गया उससे बचाने हेतु बिक्री उत्पादों का परीक्षण करना है, ये भी बिल्कुल ऑल होगा, बिल्कुल मुर्गा मुर्गा नाम है अच्छा। एसएसटी टीचर 1 2 3 जॉय, ठीक है, रचना, ठीक है, बहुत बढ़िया, डी, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर क्या है आपका डी। तो दुनिया का पहला लकड़ी का, देखो ऐसे है ये सैटेलाइट, कुछ कुछ है ना, पहला लकड़ी का सैटेलाइट है, लकड़ी से बना हुआ ये। वैसे सारे इक्विपमेंट जिस जैसे होते हैं वैसे है, बाकी का लकड़ी से बने हुए हैं। तो इसको यदि देखें तो दुनिया लकड़ी से बना है, ठीक है। अंतरिक्ष में लकड़ी की उपयोगिता को समझने में मदद करेगा। ये क्योटो विश्वविद्यालय और होम बिल्डर सुमितोमो फॉरेस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया, जो कि जापान का है, ठीक है। इसे स्पेस एक्स मिशन के द्वारा के मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया था और ये उपग्रह जो है वो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर जो है वो स्थित किया गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा है लिग्नोसेट। और ये जो है वो देखेगा कि अंतरिक्ष में जो -100 डिग्री, -100 डिग्री से लेकर जो 100 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान बिचलता है, उस तापमान के अंतर्गत लकड़ी कितनी टिकाऊ रह पाती है। तो इन सब चीजों को जो है वो इसके द्वारा देखा जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो तीनों ही कथन इसमें क्या है, सही है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो इसका इसी उद्देश्य से जो इसको है वो लॉन्च किया गया था कि इसमें देखा जा सके। तो तीनों इसके अंतर्गत सही है। अगला क्वेश्चन है प्रोवा 3 के बारे में। लिग्नोसेट पढ़ लिया आपने, लिग्नोसेट क्या है, लकड़ी से बना संयंत्र। अब प्रोवा 3 बताया आप, प्रोवा 3 यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अंतरिक्ष साइंस एंड टेक में से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। रचना जी जवाब दीजिए, विनीत जी, काबिल सभी हैं, यहाँ बस कामयाब होना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, काबिल सभी हैं, यहाँ सिर्फ कामयाब होना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रोवा मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मिशन सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। यह भारत का दूसरा सौर अध्ययन मिशन है। बताइए जी कौन सा आंसर सही होगा। इसके बारे में अभी ही चर्चा की गई है, अभी 2-3 दिन पहले ही अखबार में इसके बारे में आया है, क्योंकि इस मिशन को क्या कर दिया गया था, डिले कर दिया गया था। नवंबर में होने वाला था ये, लेकिन इसे दिसंबर में जो है वो लॉन्च किया है। चलिए, इसका केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 3 सही है, केवल 1 3 सही है, केवल 1 जो है वो सही है। नाइस, बहुत बढ़िया, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बिल्कुल, कितना आंसर सही है, बिल्कुल पहला आंसर जो है इसमें बिल्कुल सही है। दूसरे की बात करें तो इसे इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। क्या ये सही है? हाँ जी बताइए। यह यूरोपीय स्पेस एजेंसी का, सतीश जी कह रहे हैं, ठीक है। एसएसटी टीचर बोल रही हैं 1 और 2। अच्छा, गिरधारी जी बोल रहे हैं ए। और भी जुड़िए, और लोग भी उत्तर दीजिए, और लोग भी उत्तर देंगे, ठीक है। ये भारत का दूसरा सौर, तो पहली बात तो ये दूसरा तो है नहीं, तो ये तो हमें देखते ही हम इसको हटा देंगे, भी दूसरा है नहीं, पहली बार ही ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है वो केवल यदि मैं बात करूं पहला और दूसरा जो है वो इसके अंतर्गत हम इसको सही मान सकते हैं। तो प्रोवा 3 जो है वो न्यू व्यू ऑफ द सन एंड स्पेस वेदर, तो इसका जो कोरोना है ना, इस कोरोना का अध्ययन करेगा, अपर साइड वाले कोरोना का, हाई साइड वाले का। जबकि लो और कोरोना को तो वैसे भी सूर्य का अध्ययन करना तो बड़ा खतरनाक काम है, लेकिन ये करने वाला है। तो प्रोवा 3 जो है मिशन, उसका उद्देश्य है सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना। इसे भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा और इसे अभी लॉन्च कर दिया गया। नवंबर में करने वाले थे, लेकिन नवंबर में कुछ इसमें तकनीकी कारण के कारण इसको लॉन्च नहीं कर पाए। इसको अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च किया है। यह भारत का मिशन नहीं है, बल्कि यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। भारत का पहला सौर अध्ययन मिशन जो था वो आदित्य L1 जो है वो है। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, नेविगेशन, उपग्रह इमेजिंग, भूभाग मानचित्रण आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करके स्मार्ट शहरों के निर्माण को भी ये बढ़ावा देगा, ठीक है। तो बेसिकली जो हमें यहाँ पर देखना है वो ये, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये कथन सही नहीं है, बाकी का ये सही है, इसको लॉन्च किया है। यहाँ पर शायद बहुत सारे विद्यार्थी मुर्गा, एक्चुअली आपका नाम ऐसा है ना, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है,
कि चलो यूरोपीय एजेंसी का है, बिल्कुल सही है। क्लास का टाइम क्या है? ये सुबह 8:30 बजे शुरू हो जाती है मैम। तो दोनों ही कथन सही हैं। याद रखना, जो विद्यार्थी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, कन्फ्यूज़ ना हो। इसे लॉन्च तो किया गया है सतीश धवन केंद्र से, लेकिन है ये यूरोपियन एजेंसी का, ठीक है? और भारत का ये दूसरा सौर अध्ययन मिशन नहीं है, है ना? तो ये गलत है, दूसरा नहीं है ये भारत का, ठीक है? इसके अलावा बिल्कुल सही है, सूर्य के कौ तो आपको जो कन्फ्यूज़न हो सकता है ना, वो ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि भई ये मिशन तो यूरोपियन एजेंसी, बिल्कुल सही बात है, यूरोपियन एजेंसी का ही मिशन है, लेकिन इसको लॉन्च किसने किया? क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन का ट्विस्ट देखिए आप, कि क्वेश्चन का ट्विस्ट जो है, वो यही है कि भई वो लॉन्च करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? कबीर राठौर, बिल्कुल 8:30 बजे है, ठीक है? चलो, एक और क्वेश्चन। अब मुझे बताना कि कितने विद्यार्थी जो है वो सही क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, सही जवाब दे पा रहे हैं। चलो, इसरो के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, पहले अपन ने लिग्नोसैट पढ़ा था, यस, लकड़ी वाला, बिल्कुल। फिर प्रोवा 3 पढ़ा, है ना? उसके बाद अब हम बात करेंगे इसरो के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की के संदर्भ में निम्न कथन दिए गए। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। मुकेश जी, मैम आपकी और भी क्लास होती हैं क्या? बिल्कुल, यह मिशन लद्दाख के लेह से शुरू किया गया। दूसरा, यह मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष अनुकूलन परीक्षण है। इसका उद्देश्य चंद्रमा और मंगल जैसे मिशनों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की अनुकूलता और प्रदर्शन का परीक्षण करना है। हाँ, मेनका मीना जी, बिल्कुल बिल्कुल जवाब दें, बिल्कुल जुड़े हमसे, जवाब दें। देखो, आंसर तो देखो आपको करना ही है, जुड़े। मुझे ये लगता है कि हाँ, आप आंसर कर रहे हैं, मतलब जिंदा बैठे हो, देख रहे हो, सो नहीं गए। ऐसा तो नहीं है कि क्लास देखते देखते सो गए हो। सौरभ जी नमस्ते, बिल्कुल। तो देखिए, यह मिशन लद्दाख के लेह में शुरू हुआ, बिल्कुल सही है। यह मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष अनुकूलन परीक्षण है, यह भी बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य चंद्रमा और मंगल जैसे मिशनों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की अनुकूलता और प्रदर्शन का परीक्षण, ये भी सही है, क्योंकि हमें पता चलेगा कि क्योंकि वैसे दो ही जो हैं, उन्हीं के बारे में अपन बात कर सकते हैं कि वहां पर मानव के जीवन की संभावना है। तो इन दोनों ही जो हमारे ग्रह हैं, उन ग्रहों में अंतरिक्ष यात्री कितनी अनुकूलता से वहां पर जा सकते हैं, रह सकते हैं, उनका प्रदर्शन कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, उसको लेकर जो है ये एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लाया गया है। तो तीनों ही कथन इसमें क्या है? सही हैं। तो डी इसका सही जवाब होगा। स्टाइल गिरधारी जी, बिल्कुल। संजय जी ऑल राइट। रचना जी बी, रचना जी बी नहीं है, इसका आंसर डी है मैम। चलो, सुनील जी बिल्कुल सही है। विश्नोई जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, तो इसका मतलब आप कर रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आज पता मैंने ट्विस्ट थोड़ा कम लेके आई हूँ मैं, उसका रीजन है कि कल शायद ज्यादा भारी हो गए थे क्वेश्चन, पर चलो अच्छा है ना, पता तो चला हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन भाई जो है वो सवाल फिर भी सही नहीं हो रहे, क्योंकि अभ्यास नहीं था। तो कल हमने वो सवालों को, ट्रिकी क्वेश्चंस को कैसे सही करना है वो हमने देखा। आज बहुत, क्योंकि देखिए, राजस्थान में से ट्रिकी क्वेश्चन आना बहुत संभावित है, इंटरनेशनल में से ट्रिकी क्वेश्चन काफी थोड़ा सा कम ही आते हैं, इसीलिए वही लेवल हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलो, इसरो ने लेह में देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है, और ये इसरो का है, ठीक है। इसका उद्देश्य वही है, चंद्रमा और मंगल जैसे मिशनों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की अनुकूलता, की वो वहां पर रह सकते हैं, नहीं रह सकते, क्या क्या उन दिक्कत हो सकती है, उन सब का अध्ययन ये करेगा, ठीक है। और हमने इसमें लद्दाख क्यों चुना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, या कथन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लद्दाख का अलग थलग होना, शुष्क जलवायु तथा बंजर होना, उच्च ऊंचाई वाला इलाका होना, इसे मंगल और चंद्रमा जैसी स्थितियों का अनुकरण करने के लिए आदर्श जगह बनाता है। इसीलिए हमने यहाँ से जो है अपना जो मतलब ये अंतरिक्ष जो हमारा है, उसको हमने यहाँ से क्या किया, इसको छोड़ा था, ठीक है, लॉन्च किया था यहाँ से, क्योंकि हमें पता है, आपको पता होगा, जब भी आप लेह लद्दाख की जो फ्लाइट लेते हैं, तो लेह तक जाएंगे या फ्लाइट से, उसके बाद वहां पर एक दिन स्टे करना मैंडेटरी माना जाता है, आवश्यक माना जाता है कि एक
1 डे 1 नाइट आपको वहाँ रुकना पड़ेगा। जब आप उस एनवायरमेंटल से हैबिचुअल हो जाओगे, आपकी आदत में आ जाएगा, तभी आपको ऊपर आगे घूमने की इजाज़त मिलती है। ऐसा ना हो कि भाई आपको हार्ट अटैक आ जाए, या आप, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये मंगल, देखो इसको याद, देखो ये क्या है, ये याद करने की एक ट्रिक्स ही है। ऐसे ही हम याद करेंगे, और कैसे याद करेंगे भाई? कहाँ से किया? लद्दाख से किया। किसके लिए किया होगा भाई? लद्दाख का जो एरिया है थोड़ा भाई मंगल जैसा और चंद्रमा जैसा है, ऑक्सीजन की कमी है, ये वो, इसी को ध्यान में, तो हो गया याद। बस ऐसे ही याद करना। एक्सट्रीम वेदर रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। भानु जी गुड मॉर्निंग, गिरधारी जी बिल्कुल। इंटरनेशनल से सर लगभग आप मान के चलिए 5-6 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, है ना। 4-5-6 के बीच में इंटरनेशनल से क्वेश्चन, और कई बार ज़्यादा डिपेंड करता है, कई बार ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। भारत ने किस देश के साथ पेंटसिर वायु रक्षा प्रणालियों पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पेंटसिर वायु रक्षा प्रणालियों के लिए अमेरिका के साथ, रूस के साथ, फ्रांस के साथ, जापान के साथ। ये अभी काफी चर्चा में है, ये देश भी काफी चर्चा में रहा है। अच्छा, अक्ष बोल रहे हैं कि माय करंट अफेयर्स, तो सर यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, और आपको सारा प्रैक्टिस भी मिल रहा है, और आपको जो है वो मतलब करंट अफेयर्स का कंटेंट भी मिल रहा है। तो इससे बढ़िया क्लास तो सर कुछ हो ही नहीं सकती भानु जी। सोचो, क्वेश्चन आप कितना भी पढ़ लेना, कल आपने खूब पढ़ा था राइजिंग राजस्थान, फिर भी गलत किया ना क्वेश्चन, तो कितना भी पढ़ लो, यहाँ तो अभ्यास भी मिल रहा है ना सर। चलिए, गिरधारी जी सी, लखनलाल मीना जी ए, अभी तक नहीं आया। कैसे हो आप? बिल्कुल सही है मनीष जी। रोहित ए, नहीं नहीं नहीं, रशिया, बिल्कुल सही, रशिया। बिल्कुल। भारत ने किस देश के साथ पेंटसिर वायु रक्षा प्रणालियों पर सहयोग के लिए समझौता किया है? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। अनीता बता रही हैं 7 का सी, नहीं जी, रशिया है ना। पेंटसियर एयर डिफेंस सिस्टम रूस और भारत का मेक इन इंडिया का डील है। ये नवंबर 13 2024 को किया गया है। ठीक है, तो ये देखो कितना सिंपल सा था, लेकिन हम इसको अटेम्प्ट करने में गच्चा खा गए। तो ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। भारत और रूस के द्वारा पेंटसिर वायु रक्षा प्रणालियों पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया गया। भारत और रूस के द्वारा, यदि मैं बात करूं, पेंटसिर वायु रक्षा प्रणाली है ये, ठीक है, वायु रक्षा प्रणाली। इसका उद्देश्य है देश की जो वायु रक्षा क्षमता है उसको मजबूत करना, ठीक है, क्योंकि ये वायु रक्षा प्रणाली है। तो पेंटसिर किससे जुड़ा हुआ है? वायु रक्षा प्रणाली से। अग्रणी सरकारी रक्षा कंपनी है भारत की डायनेमिक्स लिमिटेड, उसने पेंटसिर वेरिएंट पर सहयोग के लिए रूस की जो अग्रणी हथियार निर्यात एजेंसी है रोसोबोरो एक्सपोर्ट के साथ समझौता ज्ञापन किया है। तो हो सकता है कि आपसे कथन में इन दोनों कंपनियों का नाम पूछ ले कि भाई भारत और रूस के मध्य में एक पेंटसिर वायु रक्षा प्रणाली के संदर्भ में समझौता हुआ है, तो किन 2 कंपनियों ने किया है? क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी आरएएस में पहले पूछे गए हैं। तो कौन सी 2 कंपनी है? भारत की आपकी कंपनी है डायनोमिक्स लिमिटेड, ठीक है, और रूस की जो कंपनी है वो है रोसोबोरो एक्सपोर्ट, रोसोबोरोन नए एक्सपोर्ट। ठीक है, क्लियर है? गुड मॉर्निंग प्रांशु जी। चलिए, पेंसिल मिसाइल ये गन सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम में छोटी से मध्यम दूरी सतह से हवा में मार करने वाली 12 मिसाइलें लगी हुई हैं, ठीक है। जैसे आपने वो देखा है एनिमल मूवी में, बड़ी हिंसक सी मूवी थी, उसमें वो एक ही बंदूक सी होती है, उसमें बहुत सारी गन लगी हुई होती है, और वो धन 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 चलती है ना। तो वैसा ही कुछ कुछ है ये, है ना। वैसा ही कुछ कुछ है। चलो आए आगे। तो उसी तरीके से ये है कि इसमें जो है उसी तरीके से लगी हुई है ना। एक ही में एक गन सी है जिसमें बहुत सारी जो मिसाइल वगैरह हैं वो लगी हुई हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में शामिल की गई स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? स्वदेशी है ये, है ना। स्वदेशी मिशन पिस्तौल है, कौन सी है? अमोघ है, अस्मि है, प्रहार है, या सौर्य? ये तो मेरे हिसाब से सभी व्यक्ति इसका जवाब देंगे, सभी बच्चे जवाब देंगे। भाई आपने पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा नवंबर का? जब मैंने कल भी आपको बोला था कि आप जो है वो नवंबर पढ़ के आना, इंटरनेशनल नेशनल पढ़ के आना, मैंने आपको कल भी बोला था। तो आप पढ़ के आए ना, तैयारी करिए, इधर उधर से कहीं ना कहीं कुछ कंटेंट लिया है ना। तो बताओ क्या है? अमोघ, अस्मि, प्रहार या शौर्य? एसएसटी बता रही हैं ए, संजय चौधरी बता रहे हैं सी, नहीं जी। जय श्री चरण बिल्कुल गलत जी, सही नहीं बताया आप, 8वें का नहीं बता पाए आप सही। हाँ जी, एक ने सही बताया, ये पढ़े हुए हैं, ये मैडम पढ़ी हुई है। ब्लेस, ठीक है, ब्लेस गार्मर, ठीक है। तो मुर्गा और ब्लेस गार्मर ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अस्मी इज द करेक्ट आंसर। तो ये स्वदेशी मशीन पिस्तौल है,
ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं। अब पहले अपन ने पढ़ा था लिग्नोसाइट, लकड़ी का बना हुआ था, है ना? उसके बाद अपन आगे आए थे, तो आगे अपन ने कौन-सा पढ़ा था आपका, इससे पहले वाला कौन-सा पढ़ा है चलो? पैंटसियर पढ़ी है, वायु रक्षा प्रणाली किसकी है? रूस के सहयोग से, ठीक है? उससे पहले एक हमने जो माइग्रेशन वाला पढ़ा था कि माइग्रेशन एंड मोबिलिटी जो पार्टनर एग्रीमेंट था, उसके अंतर्गत जो मेड्स आई थी, वो योजना किस देश की है? किस देश ने लागू करी है? ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है? तो ऐसे ही हमें याद करते हुए जाना है सारी चीज़ें। तो भारतीय सेना द्वारा हाल ही में शामिल की गई स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? अस्मी, ठीक है? ये है स्वदेशी पिस्तौल का कमाल, ऐसी है ये पिस्तौल, हैं? ये रहेगी स्वदेशी पिस्तौल, धाएँ, धाएँ, धाएँ। चलिए, भारतीय सेना के द्वारा उत्तरी कमान में 550 अस्मी मिशन पिस्तौलें शामिल की गई हैं, भारतीय सेना में की गई हैं। भारतीय सेना के द्वारा उत्तरी कमान में, चलो ये दोबारा जो है वो रिपीट हो गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो आपका डीआरडीओ है, ठीक है? डीआरडीओ और भारतीय सेना के कर्नल प्रसाद बंसोड़ ने मिलकर इस हथियार को विकसित किया है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भाई जो स्वदेशी पिस्तौल बनी है, स्वदेशी पिस्तौल बनी है अस्मी, वो किसके द्वारा बनाई गई है, किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये जो है वो डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है, ठीक है? और इसमें और किसने मदद की है? इसमें जो है वो कर्नल प्रसाद बंसोड़ ने जो है इसमें मदद की है इसको विकसित करने में, और इसका निर्माण जो है वो हैदराबाद स्थित एक भारतीय कंपनी के द्वारा किया गया है। ये सारे आपके इम्पोर्टेंट जो हैं वो फैक्ट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के संदर्भ में सही है? है ना, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल कौन सी है? इसके संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। इसका पहली उड़ान जो है वो, या इसका पहला उड़ान परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया था। यह मिसाइल लंबी दूरी तक भूमि पर हमला करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। फटाफट जवाब दो, फटाफट जवाब दीजिए, जवाब दें, जुड़े हमसे और जवाब दें, जल्दी से जवाब दें, जवाब देना इसमें, ठीक है? जल्दी से जवाब दें, फिर मैं दिखाऊंगी कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूजर जो है वो कौन सा है। शिवांश बोल रहे हैं बोथ ऐड हो गया, डीआरडीओ नहीं, शिवांश पता नहीं इसका सही जवाब क्या है। देखिए, इसका पहला उड़ान परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। ये एक लंबी दूरी तक, इसलिए मैंने लॉन्ग रेंज लिख दिया, तो ये लंबी दूरी तक भूमि पर हमला करने में सक्षम है, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी मारक क्षमता 2000 है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा पहला और दूसरा। इसका सही आंसर है फर्स्ट। मुर्गा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, तलवीन कोचर ने ए बिल्कुल सही आंसर दिया, सुनील आपने गलत दे दिया आंसर, जय श्री चरण आपने भी जो है वो बिल्कुल गलत जो है इसका जवाब दे दिया है। चलो, तो इसमें यदि हमें बात करूं, देखो ये वाली है लॉन्ग रेंज वाली, ये वाली मिसाइल है, इसको लॉन्च कर दिया गया है। किसने किया है इसको? डीआरडीओ ने मदद करी है इसके लिए। तो डीआरडीओ ने 12 नवंबर को ओडिशा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज है चांदीपुर, वहां से मोबाइल, है ना, आर्टिकुलेट लॉन्चर से इसको लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूजर मिसाइल को की पहले ही उड़ान का परीक्षण किया। अब देखो ये सारी चीजें कैसे समझो, देखो ये क्या है? ट्रक सा है, तो ये मोबिलिटी वाला हो गया, ठीक है? मोबिलिटी मतलब जो घूम फिर सकता है, ठीक है? तो उससे कहाँ? उड़ीसा के एकीकृत परीक्षण जो रेंज है उससे दूर जो है इसका परीक्षण किया है। तो ये आपको इस फोटो से ही आपको याद रह जाएगा भाई इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है? तो डीआरडीओ ने 12 नवंबर को इसको किया है, और इसमें लॉन्ग टर्म जो है वो ये लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, जिसको हमने चांदीपुर से मोबाइल आर्टिकुलर लॉन्चर से क्या किया? लॉन्च किया। तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है? अब लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को एरोटोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु के द्वारा एक अन्य डीआरडीओ प्रयोगशाला और अन्य उद्योग के योगदान के साथ विकसित किया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका कथन में बन सकता है। यह जो है ये निर्भया जो है उसका एक नया संस्करण इसे मान सकते हैं, और इसमें बेहतर सुविधाएं जो है दे रखी, यह भी आपका कथन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बनता है, ठीक है? चलो,
चलो एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, जवाब दें। ये तो बड़ा सस्ता सा क्वेश्चन है? ये तो सबको ही पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं आप मुर्गा जी, ठीक है। चलो, है ना, 5 से 10,000, ठीक है। चलो, भारत में पहली बार डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी सेवा किसने लॉन्च की है? डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट मतलब मतलब किसने किसने करी है ये? बिल्कुल 1,000, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। सतीश कुमार पोएट्री, हाँ सही है, ठीक है, ठीक है। चलो, किसने? रिलायंस जियो ने, इसरो ने, बीएसएनएल ने, एयरटेल ने। अक्ष आपने गलत बताया है, जवाब दो, जुड़ो जल्दी से, आंसर करो। नहीं लखन जी, बिल्कुल गलत। वसीम खान ने अब बिल्कुल सही आंसर दे दिया है, दिस इज बीएसएनएल। बीएसएनएल है ना, बेस्ट है मेरे लिए, ये बेस्ट है सबके लिए। या भाई साहब नहीं लगेगा। चलो, बीएसएल ऐसे बोलते थे ना अपन लोग, भाई साहब नहीं लगेगा। इसलिए हम बीएसएल से जियो पे आ गए अब, हैं? कोई बात नहीं है। लगेगा। इसीलिए डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी जो लाई गई है, ये सेवा लाई गई है बीएसएल के द्वारा। अच्छा, इसका ये है क्या? ये है क्या? देखो, ये नो सिग्नल नो प्रॉब्लम, स्टे कनेक्टेड विद बीएसएनएल डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट सर्विस, किसकी? बीएसएनएल की। तो इसका ये भी हो सकता है नो सिग्नल नो प्रॉब्लम। नहीं यार भाई साहब नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है, अब लगेगा भाई साहब। कैसे लगेगा? क्योंकि आप देखो, इसको याद कर सकते हैं ना हम ऐसे, तो कैसे लगेगा? ये लगेगा डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट के द्वारा। ये कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? डायरेक्ट टू डिवाइस, क्योंकि अब इसमें सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट के थ्रू जो है कनेक्टिविटी हमें प्राप्त होगी। वहां पर अगर कनेक्टिविटी नहीं भी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड ने भारत की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी लॉन्च की है। इसका उद्देश्य क्या है कि देश के उन दूरदराज इलाकों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या को पूरा करना, जहां पारंपरिक सेल्युलर नेटवर्क काम नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर जो है वो नेटवर्क नहीं आता है। इसके थ्रू नेटवर्क प्राप्त होगा। बीएसएनएल ने अमेरिका की संचार कंपनी है क्या, बीएसएट, उसके साथ मिलकर करार किया। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। किसके साथ करार किया है? डायरेक्ट, जो आपका ये डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी है, उसके लिए किससे किया गया है करार? अमेरिका की संचार कंपनी है बीएसएट, उसके साथ जो है करार किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। सिम कार्ड या नेटवर्क कनेक्शन के बिना ही हम इसमें कॉल कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात है। सिम कार्ड की जरूरत नहीं है, नेटवर्क की जरूरत नहीं है, उसके बिना सैटेलाइट जैसे होते हैं ना, ये इनमें भी होते हैं बहुत सैटेलाइट जो फोन होते हैं, तो उन सैटेलाइट फोनों में कोई सिम वगैरह की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही हैं, ये बिल्कुल वैसे ही हैं। और आप शेयर कर सकते हैं क्लास को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। इसमें ये जो है वो नॉन टेरेस्ट्रिकल नेटवर्क, यानी पृथ्वी स्थित उपकरणों और 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थित उपग्रहों के बीच दो तरफा संचार जो है करने में ये सक्षम बनाएगा। दूरस्थ कवरेज होगी इसकी, सैटेलाइट का इसमें उपयोग किया जाएगा। आपातकालीन संचार के लिए बहुत अच्छा है। यूपीआई पेमेंट भी इसके द्वारा किया जा सकता है। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट, यदि मैं बात करूं, मैंने कहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी बीएसएनएल दे रहा है, किसके साथ? अमेरिका, बीएसएट, इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। ये कथन में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जुड़े रहना, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने ले आए हम, एक और क्वेश्चन आपके सामने ले आए। चलो, एरो 3, प्रोवा 3 पढ़ा था, सूर्य का था। ये क्या है? एरो 3, ये क्या है? ये मिसाइल है। एरो 3 हेड्स 3 जिसे बोल रहे हैं, ये मिसाइल है। इसके संदर्भ में 2-3 एम के कह रहे सेकंड गन बायोलॉजी क्लास मैम। ओके सर, ओके मैम, यस सर, ठीक है। यह मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाई मैम आपका, इससे मतलब क्या है? यह एक भारी वायुमंडलीय एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे संयुक्त रूप से इजराइल और अमेरिका ने वित्त पोषित किया है। ये आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय, बिल्कुल प्लेलिस्ट में 1 साल का बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल करंट अफेयर मिलेगा। आज तो सेकंड क्लास है हमारी, हम पूरी क्लास आपकी करा देंगे, है ना, दिसंबर, उसके बाद थोड़ा बहुत जनवरी में भी हम जाएंगे, ठीक है। चलो आंसर दो फटाफट। ये एक भारी वायुमंडलीय एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। हाँ जी, जवाब दीजिए फटाफट से, आंसर करिए, आंसर करिए, हाँ जी, आंसर करिए इसमें। बोथ, अच्छा ठीक है, एक ही आंसर कर रहा है। विजय ने एक बताया है, केवल एक।
देखिए, बिल्कुल सही है। ये जो आपकी मिसाइल है, ये भारी वायुमंडलीय एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे इज़राइल और अमेरिका के द्वारा वित्त पोषित है। बिल्कुल सही है, इसमें दोनों ही सही हैं। एरो 3, प्रोवा 3 हमने पढ़ा था। प्रोवा 3 क्या था? प्रोवा 3 हमने पढ़ा है, सूर्य के कोरोना का परीक्षण के लिए था। ये उससे डिफरेंट है, एरो 3 है, ये मिसाइल है। वो सूर्य का अध्ययन करने के लिए, सूर्य के जो कोरोना है उसका अध्ययन करने के लिए था। तो याद रखना, एरो 3 1 और 2, एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, ये जो कोलेब्रेशन है वो किसका है? इज़राइल और अमेरिका। तो इज़राइल के रक्षा मंत्रालय ने 2025 में जर्मन धरती पर इज़राइल के एरो 3 मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम की प्रारंभिक तैनाती के लिए जर्मन संघीय रक्षा मंत्रालय के साथ संयुक्त तैयारियों का समन्वय करना शुरू कर दिया है। ये एरो सिस्टम, जिसमें एरो 2 और एरो 3 इंटरसेप्टर शामिल हैं, ये एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए इजराइल और यूएसए के बीच सहयोग से विकसित किया गया है। तो इसके बीच जो वित्तीय सहयोग दिया है, याद रखना, अब ये जो अपन ने कथन डाला वो इसीलिए डाला कि इसके अंतर्गत जो जर्मन, इजराइल के साथ साथ जो जर्मन संघीय रक्षा मंत्रालय है, वो तो इसके लिए मदद कर रहा है, इसको डेवलप कर रहा है, लेकिन इसको वित्त पोषण इजराइल के साथ यूएसए कर रहा है। याद रखना, इसके लिए इसको डेवलप करने के लिए ये जो आपकी इंटरसेप्टर सिस्टम है, जिसके अंतर्गत जो बैलिस्टिक मिसाइल होंगी उनके खतरों का मुकाबला किया जाएगा, उसको डेवलप तो ये जर्मनी के साथ मिलकर कर रहा है, लेकिन उसके लिए वित्त पोषण अमेरिका ने दिया है। इस तरीके के क्वेश्चन हमें फंसा देते हैं। हम पढ़ेंगे, ये हमने एरो 3 हम पढ़ लेंगे, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो हमें समझ में अब आना जरूरी है। ठीक है, वो हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपने देखा कि इसके लिए कौन तैयारी कर रहा है? जर्मन। और इसके लिए पैसे, वित्तीय सुविधा कौन दे रहा है? अमेरिका के साथ मिलकर जो है इसको विकसित किया जा रहा है, एरो 3 को। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ठीक है, चलो इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है आपका। ठीक है, चलो। हाँ जी, आए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाल ही में उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव का उपयोग करते हुए FK4000 वायु रक्षा प्रणाली का प्रदर्शन किस देश ने किया है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा। जो भी क्वेश्चन है ना, उनको तो अपन छोड़ ही नहीं रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जवाब दें आप। बहुत सारे बच्चे हैं वो जो जुड़े हुए हैं, जवाब दें आप जल्दी से जवाब दें। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जवाब दीजिए फटाफट से कि हाल ही में उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव का उपयोग करते हुए FK4000 वायु रक्षा प्रणाली का प्रदर्शन किस देश ने किया? रूस ने, चीन ने, अमेरिका ने या इजराइल ने? इजराइल ने, बताएं। रूस ने, चीन ने, अमेरिका ने, इजराइल ने। चीन इज द करेक्ट आंसर। उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव, HPM, हाई पावर माइक्रोवेव का उपयोग करते हुए FK4000 वायु रक्षा प्रणाली है। एक और इससे पहले वायु रक्षा प्रणाली हमने पढ़ी थी, पेंटसियर। पेंटसियर किसके साथ था? रशिया के साथ। और ये FK4000 किसके साथ है? चाइना के साथ। वो चाइना के साथ, याद रखना है, भूलना नहीं है। ये किसके साथ? चाइना के साथ। वो जो था वो रशिया के साथ था। जो पेंटसियर वाला जो समझौता हमने वायु रक्षा प्रणाली का किया था, वो किसके साथ था? रशिया के साथ। और ये जो FK4000 वायु रक्षा प्रणाली का जो समझौता है वो किसके साथ? चीन के साथ। याद रखना है, मैं कह रही हूँ कंफ्यूजन नहीं रहेगा कुछ भी, क्योंकि ये क्लास MCQs की है और आपके कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए और आपको प्रॉपर तैयार करने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम डर जाते हैं कि भाई हमने तो बहुत कुछ पढ़ लिया पर पता ही नहीं हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि ये MCQs की क्लास आपके उस डर को भगाने के लिए ही है कि यहाँ पर आपने प्रैक्टिस कर ली, इसका मतलब वहाँ पर तो आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाएंगे। वैसे भी डरना किस बात का, क्योंकि जो खुजाते हैं खंजर से वो क्या डरेंगे मंजर से? हाँ जो खुजाते हैं खंजर से वो क्या डरेंगे मंजर से? तो एग्जाम के मंजर से हमें डरना ही नहीं है ना, क्योंकि हम यहाँ पर MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर है चीन। FK4000 मोबाइल वायु रक्षा हथियार प्रणाली का निर्माण चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने किया है। यह रक्षा प्रणाली छोटे और हल्की ड्रोन से लेकर सूक्ष्म मानव रहित हवाई विमानों तक को रोकने के लिए हाई पावर्ड माइक्रोवेव का उपयोग करता है। किसको? जो
क्योंकि वायु रक्षा प्रणाली है, तो जो भी छोटे हुए या फिर हल्के जो ड्रोन होते हैं, उनसे लेकर यदि सूक्ष्म मानव रहित हवाई विमान है, यानी ड्रोन, मानव रहित तो वही ड्रोन हो गए, उन तक उनको रोकने के लिए हाई पावर्ड माइक्रोवेव का उपयोग करें, क्योंकि वायु रक्षा प्रणाली तो वही करेगा। ठीक है, तो FK 4000 में लगभग 8 मीटर चौड़ा एंटीना लगा हुआ है, जो 1 सेकंड से भी कम समय में 3 किलोमीटर की दूरी तक माइक्रोवेव विस्फोट करने में सक्षम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से, तो इसको भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे एक और क्वेश्चन हम लेकर आए। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन देखिए, हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन तो आता ही है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ज्यादातर राजस्थान से जो रिलेटेड होते हैं ना, वहां से क्वेश्चन ये ज्यादा आते हैं। तो तैयार हैं आप सब लोग क्वेश्चन का जवाब देने के लिए? पढ़े हैं ना, युद्ध अभ्यास पढ़ लिए ना? चलो अब जवाब दो। चलो, क्वेश्चन है, निम्नलिखित सैन्य अभ्यासों को देश के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। हाँ जी, वज्र प्रहार 2024, गरुड़ शक्ति अभ्यास 2024, बिनवैक्स 2024 अभ्यास। बताओ, एक आध बच्चा तो जवाब दे। कहाँ चले गए सब लोग? एक आध बच्चा तो जवाब दे कम से कम, है ना? जवाब दो बिल्कुल। तो वज्र प्रहार 2024 कहाँ किसका है, किस किस के बीच में हुआ है? वज्र प्रहार 2024 जो है वो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ है। गरुड़ शक्ति अभ्यास की यदि मैं बात करूं, तो गरुड़ शक्ति अभ्यास जो है वो किसके बीच में हुआ है? गरुड़ शक्ति अभ्यास, अच्छा थैंक यू, वो हुआ है आपका भारत और इंडोनेशिया के बीच में। बिनवैक्स किसके बीच में हुआ है? देखो, वियतनाम और इंडिया, है ना? वियतनाम, विन से आप वियतनाम याद कर सकते हैं। तो हमने देखा कि वज्र प्रहार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। अच्छा, इसको याद कैसे करोगे, याद कैसे करोगे, है ना? संयुक्त राज्य अमेरिका, वज्र का प्रहार कर दिया उसने हम हमारे ऊपर है। चलो कोई बात नहीं है। गरुड़ शक्ति अभ्यास जो है भारत और इंडोनेशिया का है। बिनवैक्स जो अभ्यास है वो वियतनाम का और इंडिया के बीच में किया गया है। तो इसको तो वियतनाम से याद कर सकते हैं। गरुड़ वाला हमें याद करना पड़ेगा कि इंडोनेशिया, है ना? भारत और इंडोनेशिया, क्योंकि हिंदी का सा नाम है ना, तो इंडिया इंडोनेशिया ऐसे। ठीक है, चलो तो देखें थोड़ा सा हम। चलो, तो वज्र प्रहार भारत और USA के बीच में हुआ, 15वां संस्करण था, और अमेरिका के इहाओ में ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में किया गया था। तो कहाँ पर? केवल अमेरिका भी याद कर लें, सही है। वज्र प्रहार अमेरिका, इंडिया, अमेरिका में इस बार प्रयास किया गया। सितंबर 2024 में राजस्थान में युद्ध अभ्यास भी किया गया था, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा, कि ज्यादातर क्योंकि क्वेश्चन ना यहाँ से आते हैं इसलिए ये आपने छोड़ दिया है। उसके बाद आगे आए, इंडोनेशिया भारत के बीच हुआ है गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास। तो गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास किसके बीच में हुआ है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। ये जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था, ये भी, है ना? तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका कहाँ पर हुआ? अमेरिका में। गरुड़ भारत और इंडिया कहाँ पर हुआ? जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, कल का टॉपिक क्या होगा? कल का, अच्छा गिरधारी जी, कल का जो टॉपिक है वो आपका हम नेशनल लेंगे, है ना? आज हमने जैसे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल किया है, कल हम नेशनल लेंगे। हमने राजस्थान कर लिया, आज इंटरनेशनल, कल हम नेशनल। उसके बाद और जो क्वेश्चंस बच जाएंगे उनको और क्लासों में लेंगे, चिंता मत करना। ठीक है, चलिए। चलिए, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। तो विनबैक्स 2024 ये हुआ है आपका वियतनाम और भारत में। ये कहाँ पर किया गया है? ये 4 से 23 नवंबर 2024 को अंबाला और चंडी मंदिर में आयोजित किया गया था। और थल सेना, वायुसेना के कर्मियों द्वारा पहली बार द्विसेवा स्तर की भागीदारी इसमें हो रही है। तो ये कहाँ पर हुआ है? भारत में। ठीक है, याद रखना, भारत में। तो पहला वज्र प्रहार भारत और अमेरिका में हुआ। दूसरा आपका गरुड़ शक्ति भारत और आपका इंडोनेशिया, वो आपका इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ। फिर आपका तीसरा है ये विनबैक्स, जो कि आपका भारत और वियतनाम के बीच में हुआ और भारत में हुआ। भारत में कहाँ पर हुआ भाई? चंडी मंदिर में हुआ है और अंबाला में हुआ है। ठीक है, क्लियर है? इसकी PDF मिलेगी सर आपके टेलीग्राम, जो सम्यक का टेलीग्राम चैनल है वहां पर इसकी PDF मिल जाएगी। चलो, कल हमने कुछ खेलों को लेकर बात करी थी, चर्चाएं करी थी, गेम्स को लेकर, कुछ गेम्स को लेकर अपन चर्चाएं कर रहे थे, है ना? तो चलो अब गेम्स के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, गेम से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप सबने बताया था कि आपका फेवरेट गेम जो है वो कौन सा है। बताया था आपने कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है ना? खेल कौन सा है? तो खेलों से क्वेश्चन आ गए।
जिसका जो भी फेवरेट गेम है ना वो बताए अब। उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आप अच्छे से दे ही जवाब, है ना। तो यहाँ से भी लगभग देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। मैंने कहा युद्ध अभ्यास से एक क्वेश्चन आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो हमने थोड़ा बहुत देखा था वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। गेम में से भी लगभग 2-3 क्वेश्चन हर साल आपके करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। चलिए, तो पहला गेम आ गया है टिंग टिंग टिंग। दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसके बारे में सुनकर बड़ा मजा आएगा कि ये सबसे कम उम्र से क्या मतलब है। आप खुद बताना, जब आप इस उम्र के थे तो कोई खेल भी समझते थे क्या? चलो जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो जल्दी। रघुनाथ माली, अनीस सरकार, सूर्य शेखर गांगुली या देवेंदु बरुआ? सही क्या है इसका जवाब? सही क्या है? सबसे कम उम्र का मतलब है केवल 3 साल का, 3 वर्ष का है ये व्यक्ति, जिस जो कि फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गया है। हाँ जी, जो फिडे रेटेड शतरंज, केवल 3 वर्ष का है ये व्यक्ति। कौन है ये? अनीस सरकार। देखो कितने टैलेंटेड लोग हमारे इंडिया में भरे हुए हैं। केवल 3 साल का बच्चा, मतलब 3 साल कुछ महीनों का है, अब तो 4 साल का होने को आ गया। ये जो है फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी बना है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो आपका हो सकता है। तो 3 साल के अनीश हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ना। जो पार्शली अपन कह सकते हैं कि हाँ, ओके मैम, आई एम फ्रॉम अनदर इंस्टीट्यूट बट स्टिल ओके, थैंक यू, यू आर गुड। अच्छा, चलो, तो शतरंज के अनीश सरकार दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बने हैं। 3 साल 8 महीने और 19 दिन की उम्र में अनीश ने 1555 की फिडे रेटिंग हासिल कर ली है, विच इज नंबर 1। फिडे शतरंज के लिए विश्व की शासी निकाय है, ये उसके द्वारा अनुमोदित शतरंज प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर रेटिंग या अंक प्रदान करती है। तो ये केवल 3 वर्ष के हैं। फिडे रेटिंग शतरंज में जो है इन्होंने नंबर 1 जो है वो पोजीशन प्राप्त करी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। और ये देखो, मुझे तो लगता है कि इस क्वेश्चन के बारे में ये वैसे ही अपन को बहुत मोटिवेट करता है, तो हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय पेशेवर मुक्केबाज ने ब्रिटिश मुक्केबाज कोनोर मैकिन्टोश को हराकर वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीत लिया है? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन की बात हो रही है, जिसका क्योंकि ये पता है चर्चा में बहुत रहे थे, अखबारों में बहुत चर्चा में ये रहे। और इसी के साथ साथ जो है वो इनको जो है इनके ऊपर काफी सारी टिप्पणियां भी जो है वो आई थी, इसलिए जो है यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। विजेंद्र सिंह, मनोज कुमार, मनदीप जांगड़ा या विकास कृष्ण यादव? सही आंसर क्या है बताए, जवाब दें आप। सही आंसर क्या होगा इसका? जवाब दीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अरे वाह सतीश जी, बहुत बढ़िया, मनदीप जांगड़ा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बॉक्सिंग देखते हैं आप लोग, पसंद है वैसे, बॉक्सिंग करना पसंद नहीं होगा है ना, लेकिन देखना बड़ा पसंद है, लड़ाई झगड़ा बड़ा पसंद है इंडियंस को बेसिकली, है। बहुत बढ़िया। चलो, ये हैं मनदीप जांगड़ा जी, जिन्होंने जो है वर्ल्ड सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल जो है वो ले लिया, प्राप्त कर लिया है। तो पेशेवर मुक्केबाज है मनदीप जांगड़ा। उन्होंने ब्रिटिश मुक्केबाज कैनोर मैकिन्टोश को हराकर वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जो है वो जीत लिया है। और इन्होंने 2013 में, अच्छा ये क्यों इंपॉर्टेंट है हम देखेंगे कि एशियाई चैंपियनशिप और 2024 में ग्लास्को राष्ट्रमंडल खेलों में भी रजत पदक जीता था, जिसके लिए भारत सरकार ने 2015 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया था। इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम जो है वो वर्तमान में है। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से आपको जो है ये पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। विजय जी, काव्या जी गुड मॉर्निंग काव्या। संजय ने सी बताया, बिल्कुल सही है। रचना जी ने भी सही बताया, सी बताया, बिल्कुल सही जवाब दिया है सी, मनदीप जांगड़ा। चलिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि भारत ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कितने पदक जीते। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको भी बड़े बड़े लेवल पे सम्मान दिया गया था। बिल्कुल डेली क्लासेस होती है, डेली बेसिस क्लास, बिल्कुल डेली क्लास हो रही है। नवंबर के बाद हम अक्टूबर करेंगे, अक्टूबर के बाद हम सितंबर करेंगे, और फिर जब दिसंबर खत्म हो जाएगा तो दिसंबर का पूरा करंट अफेयर्स भी हम इसी तरीके से लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स के फ्रेम में। तो चिंता नहीं करनी है, पूरा अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। अंडर 19 मतलब जो 19 वर्ष से कम के हैं, है ना। तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने खिताब जीते हैं? बताओ बताओ बताओ, जवाब दो जवाब दो जवाब दो।
बिल्कुल भारत के हैं अनीश जी, अनीश सरकार भारत से हैं, इसीलिए तो पूछा अपन ने। चलो, हाँ, कितने पदक जीते हैं? क्या है सही आंसर? इसका सही आंसर है 17 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 स्वर्ण है, 8 रजत है, 5 कांस्य हैं। 4 स्वर्ण है, 8 रजत है, 5 कांस्य पदक जीते हैं विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अंडर 19 में। देखिए बहुत सारा सब कुछ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपका नहीं रहेगा। यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा खेलों से, यकीन मानिएगा, ठीक है? तो भारत ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक समेत 17 पदक जो हैं वो जीते हैं अंडर 19 मुक्केबाजी में। तो भारत ने अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता हुई, जिसमें 4 सोने के साथ 17 स्वर्ण पदक। तो आपको पता होना चाहिए कितने, क्योंकि हो सकता है वो स्वर्ण पदक ही लेकर क्वेश्चन पूछ ले कि कितने स्वर्ण पदक जीते, तो 4 हैं। भाई इतना तो पूछ ही सकते हैं। तो टोटल 17 हैं, 4 जो हैं वो स्वर्ण पदक हैं। कई बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? 8 रजत, कांस्य, देखो रजत और कांस्य यहाँ से तो नहीं पूछते जनरली, यहाँ से पूछते हैं, तो एटलीस्ट हमें ये और ये टोटल वाला जो है वो पता होना चाहिए। 4 स्वर्ण पदक विजेताओं में एकमात्र पुरुष चैंपियन थे हेमंत सागवान। बाकी की मुक्केबाजी में सारी महिलाएं ही चैंपियन रही हैं मुक्काबाजी करने में ना, तो ये भी जरूरी है। तो महिला चैंपियनशिप कृष्णा वर्मा थी, पार्थवी ग्रेवाल थी और वंशिका गोस्वामी इसमें शामिल हैं। तो इस जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी उसमें एक ही केवल पुरुष थे, बाकी की मुक्केबाजी करने में अब हमारी महिलाएं जो हैं वो आगे निकल गई हैं। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, या क्वेश्चन जो है वो बनता है, ठीक है? चलो, से महिलाएं मुक्केबाजी करती हैं, आप लोग करते हैं मुक्केबाजी? महिलाएं जवाब दें, महिलाएं जवाब दें, करते हैं आप मुक्केबाजी? हैं? कर रही हैं आप मुक्केबाजी? महिलाएं करती हैं? करती होंगी वैसे, है ना? चलो, तो चीन के जिंगशॉन में आयोजित विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में सॉफ्ट टेनिस में रजत पदक किसने जीता है? सॉफ्ट टेनिस क्या होती है? अब तक देखिए पहले जो थे वो टेनिस से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते थे। जनरली टेनिस की जो प्रतियोगिता है सानिया मिर्जा को लेकर काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन अब चूंकि उस तरीके के क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे, क्योंकि ऐसे पदक वगैरह कुछ आ नहीं रहा, तो सॉफ्ट टेनिस एक नया जो एक कॉन्सेप्ट आया है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि टेनिस से आरपीएससी क्वेश्चन, मतलब टेनिस आरपीएससी का बड़ा फेवरेट सा है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछती है। अब उसको वैसे तो टेनिस में से क्योंकि कोई पदक नहीं ला रहा इंडिया का, उसका कोई ज़्यादा रोल कुछ है नहीं, तो हो सकता है सॉफ्ट टेनिस से क्वेश्चन पूछ ले। तनुश्री पांडे, स्नेहा शर्मा, प्रियंका मेहता या दिव्या चौधरी। तो सॉफ्ट टेनिस क्या होती है अपन बात करेंगे। सही आंसर क्या है? संजय ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, संजय चौधरी जी ने भी और संजय मीना जी ने भी। तनुश्री पांडे बिल्कुल। तो भारत के लिए पहला रजत पदक आया है, तो लखनऊ की हैं तनुश्री पांडे जी, जिन्होंने चीन के जिनशॉग में चौथी जो विश्व जूनियर सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप थी उसमें महिला अंडर 21 में भारत को पहला रजत दिलाया है। रचना कह रही है मैडम हम मुक्केबाजी नहीं करते। अरे क्यों नहीं करते मैडम? आरएएस में जब आरपीएससी, जब आपको आरएएस का आप एग्जाम पास करोगी, आप आरपीएस बन जाओगी, हैं? जब आप क्या बन जाएंगी आप, है ना, डिप्टी एसपी बन जाएंगी, तब तो सब करना पड़ेगा मैम, है ना, सब करना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है किसी को भी, है ना। जो इस असामाजिक तत्व हैं उनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, मुक्केबाजी करनी पड़े तो करना है, डरने की या इसमें परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला था ना कि कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, क्यों डरे कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो खुदा होगा, है ना, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो तजुर्बे के नाम पर ही जब आपको लगे कि नहीं ना सामाजिक तत्व को समझाने के लिए मुक्केबाजी करने की भी जरूरत है, तो पीछे मत हटना। मेरा तो पर्सनल ये मानना, लड़कियों को तो आनी चाहिए, मार्शल आर्ट भी आनी चाहिए, मुक्केबाजी भी आनी ही चाहिए। चलो, भारत की तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशॉन में वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में सॉफ्ट टेनिस में रजत पदक जीता है। कठोर पीली गेंदों के बजाय नरम रबर की गेंदों का उपयोग इसमें किया जाता है, इसलिए इसको सॉफ्ट टेनिस कहा जाता है। यह एक अलग स्कोरिंग प्रणाली होती है और दो ऐसे तरीके हैं जिनमें सॉफ्ट टेनिस लॉन टेनिस से अलग ये होती है, ठीक है। तो इससे पीली बॉल की जगह ये भी देखो कथन हो सकता है नरम रबर की बॉल होती है, इसलिए इसको सॉफ्ट टेनिस जो है वो कहा जाता है। चलिए, एक और क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है जो आपके सामने आ रहा है, इस क्वेश्चन के ऊपर आप ध्यान देंगे, ठीक है। दोहा में आयोजित आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड्स
चैंपियनशिप में इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को 4-2 से हराकर 28वां विश्व खिताब किसने जीता है? ये नाम इंपॉर्टेंट है बस इसलिए। ये नाम किसका है? गीता सेठी का, पंकज आडवाणी का, आदित्य मेहता का है, विश्वनाथ आनंद का। तो बिलियर्ड्स हमें पता है विश्वनाथ आनंद नहीं खेलते, वो क्या खेलते हैं? शतरंज। तो एक तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है आपका पंकज आडवाणी। ये अखबारों में बहुत छाए रहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन, बिल्कुल रोहन ने बिल्कुल सही आंसर दिया बी। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ज्यादा नहीं, क्वेश्चन तो इतना पता होना चाहिए पंकज आडवाणी खेलते क्या है। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से? बिलियर्ड से। किस खेल से है? बिलियर्ड से। ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो पंकज आडवाणी जी ने बिलियर्ड्स में जो है वो क्या जीत, कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जो है वो इन्होंने यहाँ पर जीत लिया है। कौन सा? हराकर इन्होंने, सॉरी, विश्व खिताब जीत लिया है। और ये उनका लगातार 7वां विश्व खिताब है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना याद रखना कि पंकज आडवाणी जो है वो वो जो है बिलियर्ड से रिलेटेड हैं। लखन लाल ने बिल्कुल सही दिया, संजय ने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चलो एक और क्वेश्चन आपका आ गया। ये तो क्रिकेटर, कल तो बहुत बच्चे कह रहे थे हमें क्रिकेट बड़ा पसंद है, अब बताओ इसका जवाब दो। अच्छा, इसका जवाब दो। किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में 3 शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया? मतलब एक साल में 3 शतक लगा दिए, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने एक ही साल में 3 शतक बना दिए, ऐसा पहला व्यक्ति बन गया है। कौन? विराट जी, रोहित जी, सूर्य कुमार यादव जी या संजू सैमसंग जी? अब जवाब दो। अब मैं आपके जवाब का वेट कर रही हूँ, क्योंकि कल बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने ये कहा था कि मैडम हमको क्रिकेट बड़ा पसंद है। तो अब इस क्रिकेट का जवाब दीजिए, अब इसका जवाब दीजिए, क्या होगा? विश स्टाइल ने बताया है संजू, ओके। और उसके संजय चौधरी ने भी बताया है। मैं, मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे आप। आपने, मैंने पढ़ा नहीं किया था। आप पहले मत बताना, बताया करो। ओके ठीक है। संजू, शिवांश ने भी संजू बताया है, राहुल ने संजू, ठीक है, संजय मीना ने संजू। ठीक है ठीक है, वैसे तो पता है इसका मतलब क्रिकेट खेलने वालों को तो पता होना ही चाहिए। सही आंसर है संजू सैमसंग। यस, बड़े अच्छे उभरते हुए खिलाड़ी हैं ये, है ना। संजू सैमसंग एक कैलेंडर ईयर में 3 T20 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। जोहान्सबर्ग के न्यू वंडर्स में बल्लेबाजी का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। तो पहले ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने T20 में एक वर्ष में 3 जो है वो शतक लगाए, वो कौन है आपके? एक कैलेंडर वर्ष का मतलब क्या है? एक साल में नहीं, 2024 में 3 शतक बना चुके हैं संजू भाई। यस, संजू भाई, विजय जी, संजू भाई संजू भाई, बिल्कुल संजू भाई। चलो उसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का आयोजन, बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। खेल में से क्वेश्चन, यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दो। राजस्थान आईपीएल टीम में, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान रॉयल्स। क्या बात है, राजस्थान रॉयल्स, सही है रोहन जी, रोहन जी, बिल्कुल। बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे, पैरा गेम्स, पैरा गेम्स मतलब जो कि पैरा गेम्स कौन से होते हैं? ऐसे गेम्स जो कि दिव्यांग लोगों के लिए होते हैं ना। कल भी शायद इसके बारे में बात की थी। हाँ जी, रोहन ने बिल्कुल सही बताया है, सुनील ने सही बता दिया, काव्या ने सही बताया, संजय ने सही बताया है, सतीश ने, सुनील ने, लखन ने। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बिहार में होने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसका मतलब पढ़े हैं आप, है ना, पढ़े हैं आप, ठीक है, बहुत बढ़िया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स, है ना, पैरा गेम्स राजगीर स्थित नवनिर्मित खेल परिसर में होंगे। तो एक बार है ना, बिहार के साथ साथ राजगीर का नाम भी आप याद रख लेना। बिहार में राजगीर में जो नया खेल परिसर बना है वहां पर होंगे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण इसके लिए ऑथराइज किया गया है। 23 खेल बिहार में आयोजित होंगे, जिनमें देश भर के 12,000 से ज्यादा खिलाड़ी जो है वो भाग लेंगे। यह आयोजन राजगीर खेल परिसर, ये भी आपको याद रखना है, बिल्कुल ये भी आपको याद रखना है। और पाटलिपुत्र खेल परिषद जो है आपका, उसके अलावा अन्य जगह पर भी होने वाले हैं, जैसे पटना में बीएमपी ग्राउंड में। पर एटलीस्ट 2 नाम आपको याद रखने हैं, एक तो राजगीर खेल परिसर वाला, एक पाटलिपुत्र खेल परिसर वाला। ये 2 नाम आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब हम पुरस्कारों के ऊपर बात कर लें, क्योंकि बहुत जल्दी जब आप आरएएस में सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको भी क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा।
पुरस्कार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आ रहा है विच इज पुरस्कार से रिलेटेड है। जवाब दीजिए, पुरस्कार से रिलेटेड है। क्या था क्वेश्चन? अनुगर्सा है, समझ में नहीं पा रही मैं। राहुल जी नमस्ते नमस्ते। चलो, बुकर पुरस्कार, ये क्वेश्चन आपका आरएस में इस तरीके का क्वेश्चन बुकर पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2024 में जो बुकर पुरस्कार मिले हैं उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पुरस्कार ब्रिटेन की सामंथा हार्वे को दिया गया। सामंथा हार्वे को यह पुरस्कार उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया है। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कविता संग्रह के लिए दिया जाता है। बताएं, जवाब दें, जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 29, बताएं, जवाब दें फटाफट से। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए जल्दी से, फटाफट से जवाब दीजिए। हाँ जी, लखन जी कह रहे हैं डी, 1 2 3। नहीं सर, नहीं 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 नहीं, गलत आंसर। अनुप्रह सा है मैम, अनुप्रह मतलब अनुपग्रह सा है मैम। मैं मैम जी मेरा तो डीएम पता नहीं आप क्या बोले। चलो, क्वेश्चन क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। तो ये बिल्कुल सही है। जो बुकर पुरस्कार के संदर्भ में यदि मैं बात करूं तो यह जो बुकर पुरस्कार है ब्रिटेन की सामंथा हार्वे को दिया गया। सही है। इसमें सामंथा हार्वे को जो पुरस्कार मिला है वो उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए मिला है। बिल्कुल सही है ये। पर बुकर पुरस्कार केवल अंग्रेजी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कविता संग्रह के लिए दिया जाता है, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। पहला और दूसरा तो सही है लेकिन तीसरा सही नहीं है। क्यों नहीं है सही, अभी चर्चा करते हैं। केवल इसमें पहला और जो दूसरा है वही सही है। ठीक है, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्यों जो है ये सही नहीं है। तो ये है हमारी, है ना, सामंथा हार्वे, जिनको ऑर्बिटल लिखा हुआ ना, ऑर्बिटल के लिए पुरस्कार मिला है। तो 2024 का बुकर पुरस्कार मिला है ब्रिटेन की सामंथा हार्वे को। ये उपन्यास उनका कौन सा है? ऑर्बिटल। पुरस्कार की घोषणा 12 नवंबर को लंदन में की गई थी और यह पुरस्कार जो है 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 के बीच में यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड में जितनी भी सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी भाषा के उपन्यास हैं उनको ये दिया गया। और ऑर्बिटल उपन्यास में 6 अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन पर जो दिन बिताए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। अनूपगढ़ से है, छोड़ो मैडम जी। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है। बुकर पुरस्कार का पूरा नाम है मैन बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन, फिक्शन है ना, मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। और इसकी स्थापना 1969 में इंग्लैंड में बुकर मैकोनल कंपनी ने की थी। अब बुकर पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन से हैं? एक्चुअली, है ना, इसमें मुझे लगता है कि ये जो अपन बात कर रहे थे कविता संग्रह, देखो इसमें अब आपने क्या समझा कि अपन ने फिक्शन की बात कही थी, ये कविता संग्रह की बात कर रहा है। देखा, उत्तर समझ में आया कि ये गलत क्यों है? ये क्वेश्चन समझ में आया कि ये गलत क्यों है? बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कविता संग्रह को दिया जाता है, क्या ये सही है? फिक्शन के लिए दिया जाता है, कहानी के लिए दिया जाता है, स्टोरी के लिए दिया जाता है। जबकि इसमें उन्होंने बोल दिया कि सर्वश्रेष्ठ कविता संग्रह के लिए दिया जाता है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि कितने करीब के क्वेश्चन जो हैं वो इसमें डाले गए हैं। तो ये क्या है, देखो ये किसके लिए दिया जाता है? उपन्यास के लिए। वहां पे क्या लिखा था? कविता संग्रह के लिए। मजा आया इस तरीके के क्वेश्चन देखकर? आरपीएससी भाई ऐसे ही मजे लेगी आपके, है ना, तो उसको मजे नहीं लेने देना है बिल्कुल भी। क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल भी आरपीएससी को बता देना है अब की बार कि हम जम के तैयारी करके आए हैं। आप कैसा भी क्वेश्चन पूछ लो, हम तैयार हैं। बस प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल क्लियर रखना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका सही होना चाहिए, स्टेटस जो स्टेट ऑफ माइंड है वो एकदम सही होना चाहिए। तो ये उपन्यास के लिए दिया जाता है। देखो कितना करीबी क्वेश्चन था, सॉरी कहाँ गया, कितना करीबी जो है वो इसमें ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पर अपन ने कविता संग्रह लिख दिया, इसलिए ये गलत हो गया। पहला और दूसरा सही। अब समझ में आया? मजा आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन, यस, ऐसे ही थोड़ी है चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कौन किन किन भारतीयों को जो है वो बुकर पुरस्कार मिला है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना कि बीएस नायपॉल, उनको 1971 में सबसे पहले बुकर पुरस्कार मिला था, क्योंकि ये कथन में हो सकता है, एक कथन, उनकी आदत है आरबीएससी की, एक कथन में ये क्वेश्चन डाल सकती है। ठीक है, तो ये
इन अ फ्री स्टेट के लिए दिया गया था। उसके बाद सलमान रश्दी, इनका नाम हम बहुत सुनते हैं, इनको मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए 1981 में मिला। अरुंधति रॉय, इनका नाम भी हम सुनते हैं, ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में मिला। किरण देसाई का नाम हम सुनते हैं, इनको द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में मिला है। अरविंद अडिग को अ वाइट टाइगर के लिए मिला 2008 में। और सबसे नया जो बुकर पुरस्कार मिला 2022 में, वो गीतांजलि श्री को मिला है रेत समाधि के लिए 2022 में। इसका इंग्लिश वर्जन किया गया था, तब इनको ये अवार्ड मिला था। तो मुख्यतः याद रखना है कि भारत के 6 प्रमुख लेखकों को अपने फिक्शन के लिए, उपन्यास के लिए जो है वो बुकर पुरस्कार मिल चुके हैं। तो कौन कौन है, तो कुछ कुछ मोटे मोटे नाम, जैसे गीतांजलि का आप नाम याद रख लें, गीतांजलि श्री का, सलमान रश्दी का नाम, अरुंधति राय का नाम, ऐसे कुछ नाम याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा ठीक है संजय जी, वो कह रहे हैं अनूपगढ़ में आईएएस माय ब्रदर, बिग ब्रदर, ओके। अवधेश कुमार मीना जी हैं, ठीक है। ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश के लिए, लैंग्वेज के लिए तो है ही। इसका इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, उसके बाद उनको मिला था, है ना। नमस्ते, बिल्कुल हेमंत जी नमस्ते। उपन्यास के लिए मिलता है, कविता संग्रह के नहीं मिलता, बस वही एक ट्विस्ट था इसमें क्वेश्चन में। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। किस भारतीय फिल्म को 2025 के ऑस्कर में लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामांकन मिला है? किस भारतीय फिल्म को 2025 के ऑस्कर में लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामांकन? ये तो बड़ी अच्छी सी फिल्म है ना, क्योंकि लघु फिल्म है ना। बताइए कौन सी है? द अल्केमिस्ट, सनफ्लावर, वर द फर्स्ट वंस टू नो, द ग्रेट डिवाइड या ब्रेव हार्ट? ऑस्कर में गई है ये लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में, है ना, नॉमिनेट हुई है, नॉमिनेट हुई है। बताएं जल्दी, जवाब दें, जवाब दें। बहुत सारे बच्चे जवाब दे सकते हैं, तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। हेमंत जी नमस्ते, जवाब दो। संजय जवाब दो। सुनील, संजय, लखन जवाब दीजिए, क्या है ये? सनफ्लावर वर दी फर्स्ट वंस टू नो, इसके लिए उनको क्या मिला है? ऑस्कर में ये जो है वो नॉमिनेट हुई है। बी बिल्कुल सही आंसर है। तो ये सनफ्लावर वर दी फर्स्ट वंस टू नो ऐसी है ये, ठीक है। और इनको जो है ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट ये जो है वो हुई है। एक सनफ्लावर वर दी फर्स्ट वंस टू नो एक कन्नड़ लघु फिल्म है, जिसे 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है। कौन सी ये कन्नड़ लघु फिल्म है? याद रखना कन्नड़, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद इसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। इसने कांस 2024 में लॉ स्नेफ जीता है ना, कांस में भी। इसका निर्देशन चित्तानंद एस नाइक ने किया, ये भी कथन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये लघु फिल्म एक बुजुर्ग महिला के बारे में है, जो गांव के मुर्गे को चुरा लेती है, जिससे सूरज की रोशनी क्या होती है, बंद हो जाती है। क्योंकि मुर्गा अगर भाग नहीं देगा तो लोग जग ही नहीं पाएंगे, उनको लगा सुबह हुई ही नहीं है, तो सूरज की रोशनी क्या हो गई, बंद हो गई। तो बड़ी अच्छी सी ये फिल्म है, मूवी है, जो कि ऑस्कर के जो मतलब ऑस्कर में जो लघु एक्शन फिल्म है, लाइव एक्शन लघु फिल्म है, उस श्रेणी में ये जो है वो नॉमिनेट की गई है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, ये चूंकि हमने इंटरनेशनल के ऊपर बात करी थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा इसको बिखेरा नहीं है, रायता नहीं फैलाया कि बहुत सारी चीज़ें मैं ज़बरदस्ती की आपको आपके दिमाग में डालूं। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, देखो हर चीज़ की एक कैपेसिटी है, आपके दिमाग की भी। अभी क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है, तो आपके दिमाग की भी क्या है, कैपेसिटी है। तो अच्छी चीज़ें इसमें डालो, जिससे कि वो लंबे समय तक रजिस्ट करे। यदि आपने बहुत सारा कचरा इस मुट्ठी में भर लिया, उसके बाद आप अच्छा चीज़ को इसमें डालोगे, तो वो आएगी नहीं, वो गिर जाएगी। आपके दिमाग की भी कैपेसिटी है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आप यहाँ पर बंद कर लो, पैक कर लो, बार बार रिवाइज करो और उसको अच्छे से पढ़ो, जिससे कि एटलीस्ट जो है, अगर कचरा भी आप डालो तो नीचे गिरे। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें डालो, बाद में कचरा अगर ज़रूरत पड़ी है तो डालो। वैसे तो अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो टाइम इतना है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें इस मुट्ठी में, इस दिमाग में समा जाएँ, वही है। तो मैंने कोशिश ये करी है कि इस क्लास में, चूँकि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इधर-उधर की चीज़ें डालना या बहुत ज़्यादा जो है उसमें उलझने की कोशिश नहीं की। जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने जिस हद तक बन सकते थे, कोशिश करिए कि वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आएँ, जिससे कम से कम ये वैल्यू तो आपको याद रहे। चलो, तो आज हमने पूरे आपके क्वेश्चन कराए, कोशिश करी कि सारी चीज़ें
जो इंटरनेशनल लेवल पर इम्पॉर्टेंट होती हैं उनको हम डिस्कस करें। अब इसमें चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित स्थान रह गए हैं जिनको हमें करना है। अगली क्लासों में हम वो भी करेंगे। नवंबर में शायद 6-7 क्लास हम लेकर आएंगे नवंबर मंथ की, जिसमें हम सारी चीज़ें कवर कराएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बस आपको पढ़ना है नवंबर का करंट अफेयर, ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है वो उसमें जुड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने बात करी थी तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में क्या है, मेट्स। यस, ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले हमने बात की थी, ऑस्ट्रेलिया में एक योजना लेकर आई है ऑस्ट्रेलिया मेट्स, जो कि भारत के लोग जो 30 वर्ष से कम आयु के हैं, वो यदि वहाँ पर क्या करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो काम कर सकते हैं। तो ये मेड समझौता किसके साथ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। दूसरा हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस पढ़ा था, है ना, जिसमें 2024 से 26 तक भारत को अध्यक्ष बनाया गया है, सह अध्यक्ष फ्रांस को, गुरुग्राम हरियाणा में इसका क्या है, मुख्यालय है। 2015 में ये बना है। इसके सदस्य देश 103 + 17 120 हैं। ठीक है, उसके बाद आगे जब हम आए तो हमने देखा अगला जो क्वेश्चन था हमारा वो था आपका विश्व शहरी मंच को लेकर, जिसमें हमने देखा कि ये विश्व शहरी मंच का जो आयोजन हुआ है वो मिस्र की राजधानी काहिरा में हुआ है, और उसकी थीम जो है एट ऑल स्टार्ट्स एट होम है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम आगे आए तो हमने देखा लिग्नोसेट, है ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हमने पढ़ा, अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी हमने पढ़ा, जिसमें हमने लिग्नोसेट देखा जो कि लकड़ी से बना सैटेलाइट है। ठीक है, और जापान के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद हमने प्रोवा 3 पढ़ा, प्रोवा 3 और एरो 3। एरो 3 आपकी मिसाइल है, प्रोवा 3 क्या है, सूर्य के कोरोना की जब मैं बात करूं तो सूर्य कोरोना का अध्ययन करने के लिए है, और इसको लॉन्च किया है इसरो ने, और यूरोपियन एजेंसी ने जो है इसको बनाया है। ये हमने यहाँ पर देख लिया था। ठीक है, उसके बाद आगे जब हम आए तो ये इसरो के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की हमने बात की, और हमने देखा ये जो है लेह लद्दाख से इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है ना, इसका परीक्षण किया गया, और पहला मानव अंतरिक्ष अनुकूलन ये परीक्षण है जो कि चंद्रमा और मंगल की बात ये करेगा। अगली बार हमने पेंटसिर वायु रक्षा प्रणाली देखी थी, जो कि हमने रूस के साथ हमने की है ना। तो इसमें आज की कक्षा में 2 ट्विस्ट थे, एक तो आपका प्रोवा 3 एरो 3, एक आपका पेंटसियर वायु प्रणाली। उसके बाद एक और वायु प्रणाली जो हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी आपकी, एक और वायु प्रणाली हमने देखी थी जो कि आपकी थी, देखिए, है ना, जो कि हमने एक और वायु प्रणाली जो हमने देखी थी वो आपकी आगे हमने देखी। अच्छा, इसमें चलो देखेंगे। ठीक है ना, वो थी आपकी FK 4000 वायु रक्षा प्रणाली जो कि चीन के साथ थी। तो इन दोनों को याद रखना, जो आपकी FK 4000 वायु रक्षा प्रणाली है वो आपकी चीन के साथ है। उसके बाद जब हमने देखी थी आपकी ये वाली वायु प्रणाली पेंटसियर वाली, जो पेंटसियर वायु प्रणाली थी वो आपकी किसके साथ रही, पेंटसियर जो वायु प्रणाली है वो आपकी थी, है ना, देखो पेंटसिर वायु प्रणाली रूस के साथ आपकी यहाँ पर रही है। उसके बाद थोड़ा सा और रिवीजन हम फटाफट करें। हमने देखे स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है, अस्मी। उसके बाद लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है वो DRDO के द्वारा परीक्षित की गई है और पहला उड़ान है इसका। उसके बाद डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी किसकी है, BSNL की है ना, भारत संचार निगम लिमिटेड, और ये किसके साथ है, अमेरिका के विसारात के साथ। उसके बाद हमने एरो 3, तो प्रोवा 3 सूर्य, एरो 3 जो है आपकी भारी वायुमंडलीय एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हमारी है, और ये हमने इजराइल के रक्षा मंत्रालय के साथ काम इसमें किया है। उसके बाद जैसे ही हम आगे आए तो आगे हमने देखा कि भाई जो आपका उच्च शक्ति वाला माइक्रोवेव है उसका उपयोग, ये वायु रक्षा प्रणाली हमने देखी थी जो कि आपकी किसकी, चीन के साथ है। युद्ध अभ्यास देखे हमने, सबसे पहला वज्र प्रहार देखा, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, और बिन वैक्स जो कि हमने भारत और वियतनाम का है ये हमने देखा। उसके बाद जैसे ही हम आगे आए तो हमने देखा कि कम उम्र में फिडे सेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन है, अनीस सरकार। इस तरीके से हम खेल हमने कंप्लीट किए थे, है ना। उसके बाद वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन में सुपर फेदरवेट विश्व खिताब मनदीप जांगड़ा ने जो है प्राप्त किया, ये हमने देखा। उसके बाद हम आए थे पुरस्कारों के ऊपर। 2 प्रमुख पुरस्कार जो है हमने यहाँ पर देखे, एक तो बुकर पुरस्कार हमने देखा। बुकर पुरस्कार की जब हमने बात की तो हमने देखा कि भाई सामंता हार्वे ने बुकर पुरस्कार प्राप्त किया है। उसके बाद हमने देखा कि ऑस्कर के लिए कौन सी लाइव एक्शन मूवी जो है वो यहाँ पर बनाई गई है, तो हमने देखा कि सनफ्लावर वर दी फर्स्ट वंस टू, ये जो है ऑस्कर में जो एक्शन है, लाइव एक्शन है, उसकी लघु फिल्म श्रेणी में जो है ये
नामांकित हुई है। तो इस तरीके से सबसे पहले इंटरनेशनल परिदृश्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उसके बाद हमने खेल और उसके बाद पुरस्कार। इसी तरीके से सारे जितने भी आपका जनवरी हो, आपका फरवरी हो, है ना, और इसके बाद मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून तक हम थोड़ा नॉर्मल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उसको रखेंगे। उसके बाद जुलाई, फिर अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों का करंट हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आने की संभावना है। इसमें हम सबसे ज़्यादा क्लासेस लेके आएंगे। नवंबर की सबसे ज़्यादा क्लासेस रहेंगी, कुछ नहीं छूटेगा। अक्टूबर की सबसे ज़्यादा क्लासेस रहेंगी, कुछ नहीं छूटेगा। तो बस हमारे साथ बने रहिएगा और क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिए आप, ठीक है। तो क्यों डरे कि क्या होगा, क्यों डरे कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, है ना, कि पेपर में बैठे और पास भी किया, पास करने की क्षमता हम में है, तो ये तजुर्बा तो लेना ही है ना पास होने का। और कितना भी पढ़ लेना दोस्तों, जब तक अभ्यास नहीं करोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे एमसीक्यूज की, तब तक परीक्षा में परीक्षा का भय आपसे दूर नहीं होगा, ठीक है। तो पीडीएफ जरूर देना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मिलते हैं अगली क्लास में कल सुबह 8:30 बजे। तैयार रहना, आपको नेशनल करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना है। नवंबर का नेशनल करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ के तैयार रहना। कल एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि आपने जो पढ़ा और हम जो क्वेश्चन लाए कितना अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि इन क्वेश्चन में रहता है थोड़ा सा नमक मिर्ची का तड़का। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी जिंदाबाद। नमस्कार।